हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जिसमें हम 6 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 7th क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने टारगेट क्या सेट किया है यूपी पैट के लिए 92, यानी कि आउट ऑफ 100 में से 92 नंबर लेके आपको आने हैं। तभी हमारा आगे दूसरे एग्जाम के लिए यही से हम मेहनत कर लेंगे तो आगे बहुत ही अच्छी हमारी प्रिपेयर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं क्या रहता है हमारा सीन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी क्या है? एलईडी में एक प्रकाश उत्सर्जन घटक है। आर्गन, गैलियम आर्सेनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नियॉन। अगर हम बात करेंगे, देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस यानी कि सबसे खतरनाक जो ग्रीन हाउस गैस है उसको हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगा। आर्गन, वायुमंडल में एकमात्र अक्रिय गैस। तो वायुमंडल में एकमात्र अक्रिय गैस की अगर बात करेंगे तो वो क्या है? हमारी आर्गन है। जिसका प्रतिशत बात करेंगे तो 0.93% है इसका। ठीक है। तो देखिएगा, एलईडी एक हमारे पास में होता है एलईडी और एक हमारे पास में होता है सीएफएल। तो अच्छा कौन सा होता है? एलईडी जो होता है वो सीएफएल की तुलना में कम उस मतलब कम एनर्जी देता है, तो इसीलिए एलईडी को हम बेस्ट मानते हैं और सीएफएल को हम बेस्ट नहीं मानते। ठीक है। कम ऊर्जा की खपत होती है एलईडी में, सीएफएल में इससे ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? गैलियम आर्सेनाइड इज ए राइट आंसर। प्रकाश डायोड जो होते हैं उसके लिए क्या होता है? गैलियम आर्सेनाइड होता है आपका। ठीक है। एकमात्र अक्रिय गैस है। आप सभी लोगों को पता है कि अक्रिय गैसों की जो संख्या है वो कितनी है? 6। तो 6 में एक आपकी आर्गन होगी। उसके बाद अगर बात करेंगे रेडोन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है? कुल मिलाकर अक्रिय गैसें होती हैं आपकी। ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाता है अक्रिय गैस कौन सी नहीं है, तो अक्रिय गैस कौन सी नहीं है, यानी कि रेडियम जो है वो आपकी अक्रिय गैस नहीं है। रेडियम आपकी अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ओके। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न, इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही चल गया। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महिलाओं के हार्मोन्स का संगठक क्या होता है? महिलाओं के हार्मोन्स का संगठक क्या होता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो वृद्धि में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। तो इसमें महिलाओं के लिए पूछा गया है। अगर बात करें कि पुरुषों का क्या होता है, पुरुषों का क्या होगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे महिलाओं का क्या होगा। महिलाओं का क्या होगा उसके बाद अगर हम माता पिता के लक्षणों को देखें कि माता और पिता, ध्यान से समझिएगा, माता पिता के लक्षणों को देखें तो क्या मिलना चाहिए जिससे बेटे यानी कि पुरुष उत्पन्न होता है, यानी कि पैदा होता है। और माता पिता में कौन से गुण मिलने चाहिए जिससे बेटी का जन्म होता है, इसका महिला का जन्म होता है। देखिएगा, अगर पुरुषों में 44 गुणसूत्र होते, एक्स वाई क्या होते हैं? पुरुषों में होते। ठीक है। और 44 एक्स इंटू एक्स किसमें होंगे? आपके महिलाओं में होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी। बी राइट आंसर होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि माता पिता के कौन से गुण हमें मिलने चाहिए, ठीक है, तो एक्स वाई
अगर एक्स वाई मिलते हैं तो किसकी उत्पत्ति होगी, पुरुष की होगी, और एक्स एक्स मिलते हैं तो किसकी उत्पत्ति होगी, महिला की उत्पत्ति होगी। ठीक है, अगर बात करें हम आपके क्रोमोसोम की तो देखिएगा मनुष्य में 23 जोड़ी यानी कि 23 पेयर होते हैं। तो आप सभी लोग समझते हो पेयर में मल्टीप्लाई 2 का अगर कर देते हैं तो कितने गुणसूत्र होते हैं हमारे, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो महिलाओं के गुणसूत्र हो गए आपके 44 एक्स एक्स, पुरुषों के हुए 44 एक्स वाई। माता पिता के एक्स वाई मिलेंगे तो पुरुष की उत्पत्ति होगी, माता पिता के एक्स एक्स मिलेंगे तो जन्म किसका होगा, महिला का जन्म होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, कह रहे हैं प्राचीन साम्राज्य अंग की राजधानी कहाँ थी। तो प्राचीन साम्राज्य अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगृह। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा क्या था कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद, 16 महाजनपद थे। क्या होता था, पहले जनपद नहीं होते थे, पहले महाजनपद होते थे। अब क्या है, अब आपके जनपद हो गए हैं। ठीक है, तो 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों का जो उल्लेख किया गया है वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर अंगुत्तर निकाय में किया गया है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, अंगुत्तर निकाय में किया गया है, किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से आपके संबंधित है। तो इसी में जैसे अंग हो गया, अंग की कैपिटल क्या हो गई, चंपा हो गई। दूसरा इससे मगध हो गया, मगध की कैपिटल राजगीर है। ठीक है, राजगीर हो गई। और उसके बाद अगर बात करेंगे, ठीक है, गांधार, गांधार की कैपिटल तक्षशिला, तक्षशिला, मगध हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही कई सारे से सूरसेन एक महाजनपद था, इसकी कैपिटल आपके मथुरा। यहाँ पे बज्जी भी है, तो बज्जी की कैपिटल क्या होगी, वैशाली। ये कुछ कैपिटल आपकी आ गई। ठीक है, ये कुछ कैपिटल आपकी आ गई। ठीक है, तो 16 महाजनपदों के नाम आप याद कर लीजिएगा। जब महाजनपदों का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे कितने आपके महाजनपद हैं और कैसे कैसे कहाँ कहाँ से लाए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है तो देखिएगा पहली बौद्ध संगति जो हुई थी, फर्स्ट बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगति आपके वैशाली में हुई थी, और तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। और अगर चौथी बौद्ध संगति की बात करेंगे तो कुंडलबन में हुई थी, कुंडलबन में हुई थी। कुंडलबन कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, आपके कुंडलबन में हुई थी। ठीक है, कह रहे हैं पितृड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अगर देखा जाएगा तो नूरजहां, नूरजहां की अगर हम बात करें तो नूरजहां ने अपने पिता इत्मादुद्दौला दूदौले के मकबरे में पितृदुरा का निर्माण कराया था। तो ये कहाँ पर है आपके, ठीक है, ये मकबरा बनवाया था किसने, इनके पिताजी की याद में। और देखिएगा दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की निकासी की जाती थी। तो यही प्रश्न सही है क्या, मीनारों मीनारों में टेढ़ी मेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, नहीं, ये ऊपर वाला ही ठीक है हमारा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा मुगल साम्राज्य के चरम के दौरान उसके दक्षिण छोर का निर्माण किया गया, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या कावेरी। देखिएगा मुगल साम्राज्य की अगर बात करें तो मुगल साम्राज्य का शासनकाल बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सभी जितने भी शासक थे उन सभी का शासनकाल देखते हैं। क्या है शासनकाल, जैसे अगर मैं बात करूं बाबर, बाबर का शासनकाल 1526 से लेके 1530,
बाबर ने प्रथम बार जब भारत में आया था तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। इस युद्ध में उसने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक था पूरे मध्यकालीन भारत में जो युद्ध भूमि में ही मारा गया था। उस प्रकार आकर बाबर ने क्या करी, मुगल वंश की नींव रख दी, मुगल वंश की नींव रख दी बाबर ने। उसके बाद बाबर का पुत्र था जो हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेके 1540, और उसके बाद अगर हम इसके शासन को प्लस करेंगे तो 1555 से लेके 1556, तो दो बार शासन क्यों। जब 1530 से लेके 1540 तक शासन करता है तो उस समय शेरशाह सूरी नाम का एक व्यक्ति आता है और वो 1540 में उसे हरा देता है। तब ये पाकिस्तान चला जाता, पाकिस्तान में जाकर ये हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में 1545 में कालिंजर के अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और 10 वर्ष तक उसके जो साम्राज्य के जो शासक होते हैं वो शासन करते रहते हैं। उसके कुछ वर्षों के बाद 1555 में पुनः आगमन होता है किसका, हुमायूं का भारत में। और भारत में आगमन होने से पहले अकबर का जन्म हो चुका होता है, तो अकबर को साथ में लेके आते हैं। और 1556 में जो शेरशाह सूरी ने संग्रहालय बनवाता है उसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है किसकी, हुमायूं की। उसके बाद अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखिएगा, तीसरे पॉइंट की बात यहां से करें तो तीसरा है आपका अकबर। अकबर अकबर का जो शासनकाल है 1556 से लेके 1605, 1556 से लेके 1605 इसका जो शासनकाल है, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी। पिछली बार पूछा भी गया था किसके साम्राज्य पे स्थापित हुई थी, तो मुगलों के साम्राज्य पर। चौथे की बात करेंगे तो देखिएगा, चौथा पॉइंट है अकबर का पुत्र कौन था, जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेके 1627। और बात करेंगे शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेके 1658। और छठे की बात करेंगे तो औरंगजेब। ये विख्यात शासक थे मुगल साम्राज्य के। औरंगजेब का 1658 से लेके 1707 तक ये शासन था औरंगजेब का। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। अब देखिएगा, मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है, लेकिन मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक का श्रेय किसको दिया जाता है, अकबर को दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखिए। अब प्रश्न है कि दक्षिणम सूर का निर्माण किया तो किस नदी के द्वारा किया गया, कावेरी नदी के द्वारा। ठीक है, किस नदी के द्वारा किया गया होगा, तो कावेरी नदी के द्वारा किया गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कौन सी सिंचाई पद्धति पद्धति पंक्ति फसलों और उन फसलों के लिए बेहतर है जिनमें जल भराव नहीं कर सकते, जिनमें हम जल भराव नहीं कर सकते उनके लिए बेहतर है हर सिंचाई, बेसिन सिंचाई, सतही सिंचाई या ड्रिप सिंचाई। तो क्या आंसर होगा आपका, ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद वाली सिंचाई होती है, तो फर सिंचाई हम इसको कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य नहीं है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व ज्ञानार्जन की सौहार्द की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अगर मैं बात करूं फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करूं, हिंदी में हम बोलते हैं मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, इनको हम बोल सकते हैं। मौलिक कर्तव्य की यहाँ से अगर बात करूं मैं, तो देखिएगा, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान जब बना था तो कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो पूछा था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो क्या थी, 0 थी। तो भारतीय संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य नहीं था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत एक समिति बनाई गई जिसे कहा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति
की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और उसके बाद एक और जोड़ दिया गया, शिक्षा को ला दिया गया। तो वर्तमान समय में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान समय में कुल मिलाकर आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। तो मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। इन्हें कहां से लिया गया? तो इन्हें लिया गया है यूएसएसआर से, यानी कि इन्हें ग्रहण किया गया है सोवियत संघ रूस। इन्हें सोवियत संघ रूस से ग्रहण किया गया है, जिसे हम बोलते हैं यूएसएसआर। ठीक है, इन्हें सोवियत संघ रूस से ग्रहण किया गया है और यहीं से सोवियत संघ रूस से पंचवर्षीय योजनाओं को भी लिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं को भी लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो कौन सा आंसर होगा? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 253 के अंतर्गत आता है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। राष्ट्रीय गान की बात करें तो 52 सेकंड लगते हैं इसको गाने में। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। पुस्तक का नाम था गीतांजलि। तो गीतांजलि से रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को लिखा था। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ओके, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्राचीन भारत में चावल की खेती की शुरुआती परिणाम की सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए, सिंपल सी बात है कि चावल की खेती के लिए कौन सा स्थल जाना जाता है? बुरझोम की बात करेंगे तो कहां पर है? आपके जम्मू कश्मीर में है। हड्डियों के लिए जाना जाता है, अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं यहां से। बागौर की अगर बात करेंगे तो राजस्थान में। कोल्डी हवा और चौपानी मांडी की बात करेंगे तो कहां पर है? आपके उत्तर प्रदेश में है। दोनों के दोनों स्थल कहां पर है? आपके उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न ये है कि चावल का साक्ष्य कहां से मिला? तो चावल का साक्ष्य हमको मिला था कोल्डी हवा से, और कोल्डी हवा में बेलन घाटी, कहां पर? बेलन घाटी पर मिला था। ठीक है, कहां पर मिला था? तो बेलन घाटी पर मिला हुआ था साक्ष्य में। अगर यहीं से हम उठा के पूछ लें कि गेहूं का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला, तो गेहूं का प्रथम साक्ष्य हमको मिला है मेहरगढ़ से। कहां से मिला हमको? मेहरगढ़ से मिला। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, डायरेक्टली प्रश्न भी पूछा जाता है बागौर किस स्थल है? आपका पाषाण कालिक स्थल है, वो कहां पर है आपके? तो आपके कहां पर? राजस्थान में है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, वारन हेस्टिंग्स ने किया था, लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था, या लॉर्ड म्यू ने किया था? लॉर्ड म्यू के समय में पहली जनगणना की गई। पहली जनगणना लॉर्ड म्यू के समय में की गई 1872 में। 1872 की पहली जनगणना जो की गई थी वो किसके समय में? लॉर्ड म्यू के समय की गई थी और यहीं पर बताया गया था। इसके बाद 1881 में जब नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी, तब से कहा गया कि दशक यानी कि 10 वर्षों के बाद में जनगणना का क्या होगा? निकाला जाएगा, जनगणना की जाएगी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। अगर डेट की बात करेंगे तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और विश्वविद्यालय अधिनियम भी आया था 1904 में। 1904 में आया था। तो लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है 1899 से लेके 1905 तक रहा था, यानी कि 6 वर्षों तक शासन किया था। तो कौन सा आंसर होगा? लॉर्ड कर्जन। तो विश्वविद्यालय अधिनियम किसके अंतर्गत किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था वो 1899 से लेकर 1905। तो दो महत्वपूर्ण कार्य, एक विश्वविद्यालय अधिनियम और दूसरा आपके बंगाल विभाजन रखा गया था यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पर है? तो किस नदी का जो उद्गम है
वो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पर है, टेम्स नदी का, नीपर नदी का, सीन नदी का या डेन्यूब नदी का। टेम्स नदी की बात करेंगे तो देखिएगा लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है। चीन की बात करेंगे तो फ्रांस पेरिस किस नदी के किनारे है, ठीक है, डेन्यूब नदी, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली नदी कौन सी होगी, तो वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो ब्लैक फॉरेस्ट आपके कहाँ पर है, तो ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत भी है, ठीक है। और किस प्रकार के पर्वत होते हैं, तो ज्वालामुखी पर्वत आपके कह सकते हैं। तो कहाँ पर है, आपके जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। तो देखिएगा डैन्यूब जो नदी है उसी का उद्गम स्थान है आपका क्या, ब्लैक फॉरेस्ट, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है, तो सिक्किम में कौन सा दर्रा जो है आपका स्थित है, ठीक है। अगर बात करेंगे डिम्फू दर्रा कहाँ पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है, एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला कहाँ पर है, ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो यही आपका जेपलाला दरगाह कहाँ पर है, आपके सिक्किम में है। नाथुला दरगाह कहाँ पर है, सिक्किम में, ठीक है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो नीति दर्रा बेहद इंपॉर्टेंट है ना, नीति दर्रा कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, एस राधाकृष्णन, एम अनंतशयनम, अंग्यार, सरदार हुकुम सिंह, जीबी मालवंकर। तो पहले तो सभी को पता है। लोकसभा की बात करेंगे तो देखिएगा संसद हमारा एक पार्ट होता है, संसद के दो पार्ट होते हैं। वैसे तो अगर बात करें संसद के तीन अंग होते हैं, एक तो राष्ट्रपति भी होता है। तो लोकसभा में राज्यसभा आती है संसद में, और क्या आती है हमारे पास में, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और लोकसभा आती है। अब आर्टिकल की प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट को होती है, 7-9 संसद अनुच्छेद 80 में आपके कौन, ठीक है, 80 में आपका बनता है राज्यसभा और 81 में क्या बनता है आपके लोकसभा। अगर हम इसकी कंप्लीटली बात करें कैसे सर याद रखें इसको, तो देखिएगा सरला, सरला सा से संसद, 7-9, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, 81 में क्या होगी आपकी लोकसभा होगी, ठीक है, ओके। 81 में क्या होगी आपकी लोकसभा होगी। तो देखिएगा इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और इसका इलेक्शन लड़ने के लिए हमें 30 वर्ष की आयु कंप्लीट करनी पड़ती है। कितने ईयर की, 30 ईयर की। इसमें 5 वर्ष का होता है, और इसका इलेक्शन लड़ने के लिए हमको 25 वर्ष की आयु क्या करनी पड़ती है, कंप्लीट करनी पड़ती है। तो हम इसका इलेक्शन लड़ सकते हैं, ओवरऑल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले कौन थे, गणेश वासुदेव मालवंकर थे, ठीक है, ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। और लोकसभा के स्पीकर व उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद नंबर 93 के अंतर्गत की जाती है। तो लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होता है वो अनुच्छेद 93 के अंतर्गत क्या कराता है, नियुक्त किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है, स्थायी सदन है। और ये क्या है आपका अस्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है। बात समझ गए आप सभी लोग, चलिए बेहद इंपॉर्टेंट है एक प्रश्न आपके, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जैव विविधता सामान्य रूप से निम्न अक्षांश की तुलना में उच्च अक्षांशों में अधिक होती है। जैव विविधता जो कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, सामान्य रूप से निम्न अक्षांश की तुलना में उच्च अक्षांशों में अधिक होती है। तो देखिएगा उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन निम्न अक्षांशों की तुलना में उच्च अक्षांशों में अधिक होती है, तो स्टेटमेंट होना चाहिए था उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में क्या होती है, अधिक होती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो ए वाला तो पूरी तरह से गलत हो गया, यानी कि ए तो हो नहीं सकता। जब ए नहीं हो सकता तो ए भी तो नहीं हो सकता,
ठीक है। पर्वतीय प्रवणता के साथ निम्न ऊंचाई की तुलना में जैव विविधता सामान्य रूप से अधिक ऊंचाई पर अधिक होती है। तो ये भी उल्टा लिखा हुआ है, अधिक ऊंचाइयों की तुलना में जैव विविधता सामान्य ऊंचाई पर अधिक होती है, ये भी गलत लिखा हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो देखिएगा सही कैसे करेंगे, उच्च को लेके इधर आएंगे और निम्न को लेके इधर जाएंगे। इसमें भी यही करना है कि निम्न को इधर लाएंगे, निम्न यहाँ पर है तो निम्न को यहाँ पर लाएंगे और उच्च को क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। जैव विविधता दिवस जो है वो कब बनाते हैं हम, 22 मई को बनाते हैं, बायोडायवर्सिटी दिवस। निम्नलिखित किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो किसकी मात्रा होती है जो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, H2SO4 की, या CHSL की, या H2NO(D2). ठीक है, क्या होता है, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके, ठीक है, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो किसकी होती है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। किसकी होती है, आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कितने निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। तो कितने निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है, तो सबसे पहले तो बात करी जा रही है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, जिन्हें हम बोल सकते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहां से लिए गए हैं, तो लिए गए हैं आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने कहां के संविधान से ग्रहण करे, तो आयरलैंड ने संविधान से ग्रहण किए हैं आपके, कहां से, तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से ग्रहण किए हैं। आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 है। तो इसमें देखिएगा 39A फिर जोड़ा गया इसमें अनुच्छेद 43A, इसके अंतर्गत दो जोड़े गए और उसके बाद जोड़ा गया था 48A को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दो जोड़े गए थे, इसीलिए कहा जाता है गरीबियों को मुफ्त सहायता, बच्चों की शिक्षा संबंधित है, ये आपके श्रमिकों से संबंधित है, और ये आपके पर्यावरणों से संबंधित है। तो देखिएगा कितने जोड़े गए थे, तो कितने जोड़े गए थे आपके, चार जोड़े गए थे। ठीक है, कितने जोड़े गए थे आपके, चार जोड़े गए थे DPSP में। ठीक है, मानव नाखून किसके बने होते हैं, तो आपको सभी को पता है। जैसे देखिएगा ये ब्लड सर्कुलेशन एक होता है आपका, सर्कुलेशन आपका होता है जिसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण बोलते हैं। इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी, विलियम हार्वे ने, खोज करी थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, आप समझिएगा कि मानव नाखून किसके बने होते हैं। तो मानव नाखून देखिए, जहां पर नाखूनों को अगर हम काटते होंगे तो हमारे नाखूनों में दर्द नहीं होता है। तो दर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें ब्लड का सर्कुलेट नहीं होते। बाल को अगर हम धीरे से खींचते हैं तो दर्द नहीं होता, तो बाल में भी कहीं ना कहीं प्रोटीन के बने होते हैं, तो उसमें दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेट नहीं होता। जैसे ही हम बाल को तेजी से खींचेंगे तो उसमें ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, दर्द होगा। तो जहां पे ब्लड यानी कि रक्त का परिसंचरण नहीं होता है वहां पर हमें दर्द नहीं होता। नाखून काट ले तो दर्द होता है, लेकिन नाखून के अंदर का कुछ हिस्सा कट जाए तो हमें दर्द होता है। नाखून काटते हैं तो हमको दर्द नहीं होता है। तो किसके बने होते हैं, अल्फा कैरोटीन के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे कैरोटीन है तो ठीक आंसर क्या होगा, कैरोटीन। तो जहां पे ब्लड का सर्कुलेट नहीं होता वहां पे क्या होते हैं, वहां पे सिर्फ कैरोटीन ही आपके होते हैं। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, मदुरई थी, बादामी थी, या तंजावुर थी। और अगर बात करेंगे कांचीपुरम थी। तो कहां पर थी पल्लवों की राजधानी, कांचीपुरम थी। बादामी बात करेंगे तो चालुक्यों की कैपिटल कहाँ थी, बादामी थी। मदुरई बात करेंगे, पांडवों की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरई थी।
ठीक है, आप सभी लोग बताएंगे कि तंजावुर कहाँ की कैपिटल थी। ठीक है, कहाँ की कैपिटल थी। ओके, पल्लवों के संस्थापक की बात करेंगे, पल्लवों से बात करिए तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? विष्णु सिंह विष्णु। सिंह विष्णु इसका शासक था, और इसका जो सबसे शक्तिशाली जो शासक था उसे बोलते हैं नरसिंह वर्मन। इसने पुलकेशन द्वितीय को हरा दिया था। तो नरसिंह द्वितीय ने पुलकेशन द्वितीय को हराया भी था और मार भी दिया था बाद में। ठीक है, तो ये देखिएगा अगला प्रश्न। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिएगा तो बताइएगा। प्रथम अंगला मराठा युद्ध 1775 में हुआ था, 82 में समाप्त हो गया था। द्वितीय अंगला मराठा युद्ध 1803-1805 में हुआ था। तृतीय अगला मराठा युद्ध 1830-39 के तहत हुआ था। यह उपयुक्त में सभी के यहाँ सुमेलित है, कोई भी गलत नहीं है। तो देखिएगा, अगर बात करें तो यहाँ पर वायसराय कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे वायसराय वॉरेन हेस्टिंग्स, यहाँ पर वायसराय लॉर्ड बेलेजली, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स वायसराय थे। तो आप याद रखिएगा इनके बारे में। तो ये तो उपयुक्त सभी सही है, तो कोई भी गलत नहीं है इसमें। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1564, 1565, 1566 या 1567? तो आपको बता दें, तालीकोटा की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो आपके 1565 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1565 में लड़ी गई थी। और ये विजयनगर साम्राज्य की अंतिम लड़ाई थी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का कारण था पटपन का। तो तालीकोटा की जो लड़ाई थी वो विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना, पतन का कारण बना था। ठीक है, इसमें जैसे बीदर हो गया आपके, वो राज शामिल थे। ठीक है, तो इसे राक्षसी तरंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्षसी तरंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इसको युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 1565 हो गया। तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो याद रखिएगा, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन की कारण की लड़ाई क्या थी? तो तालीकोटा का युद्ध, जो कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। स्थापना करी थी हरिहर बाबुक्का ने। हरिहर बाबुक्का ने स्थापना करी थी 1336 में। 1336 में जब स्थापना करी थी तो यहाँ पे जो शासन था, यानी कि भारत पे जो गद्दी पे बैठा हुआ जो व्यक्ति था वो कौन था? तो गद्दी पे बैठा हुआ जो व्यक्ति था उसको कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक बैठे हुए थे गद्दी पर। इनके शासनकाल की बात करेंगे तो 1325 से लेके 1351, तो 1325 से लेके 1351 इनका शासनकाल रहा था। इन्हें हम शॉर्टकट में एमबीटी भी बोल सकते हैं। इनके शासनकाल में एक व्यक्ति आया था, इब्न बतूता। इब्न बतूता, इसने एक पुस्तक लिखी थी किताबुल रहला। ध्यान रखिएगा सभी पॉइंटों को। किताबुल रहला नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो किताबुल रहला नामक पुस्तक लिखी थी, तो किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था जब विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इन्हीं के साम्राज्य में एक साम्राज्य और स्थापित हुआ था जिसे कहते हैं बहमनी साम्राज्य। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1347 के अंतर्गत की गई थी। और कौन था इसका संस्थापक? हसन गंगू। ठीक है, कौन था संस्थापक? तो हसन गंगू इनका संस्थापक था यहाँ से। और अगर बात इसकी करें तो ये जो हरिहर बुक्का थे ये किस काल के थे? तो संगम वंश से संबंधित थे। और
विजयनगर साम्राज्य के अगर सबसे शक्तिशाली शासक की बात करेंगे तो कौन है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय। इन्हें अमुक्त मल्ल्यात, इन्होंने एक रचना करी थी अमुक्त मल्ल्यात, और ये किस वंश से संबंधित है? तो 4 में विभाजित था, संगम वंश, चालुप वंश, तुलुप वंश और आरबिडु वंश। 4 में विभाजित था। उसमें किस वंश से थे? ये तुलुप वंश से थे आपके, ठीक है। तो इनका जो शासनकाल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका शासनकाल रहा था 1509 से लेके 1529 तक इनका शासनकाल रहा था, और इन्होंने यहाँ पर बहुत काम किए थे। इनके साम्राज्य में अष्टदिग्गज किस नाम से रहते थे? अष्टप्रधान शिवाजी के क्षेत्र में रहते थे, लेकिन अष्टदिग्गज किसके साम्राज्य में रहते थे? तो अष्टदिग्गज किसके साम्राज्य में? कृष्णदेव राय के साम्राज्य में रहते थे। जो अमुक्त मल्ल्यात जो आपकी रचना इन्होंने की है वो तेलुगु भाषा में की है, ठीक है। तो इस प्रकार से कालीकोटा का युद्ध समाप्त हुआ आपका, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी 7वीं क्लास थी। ऐसे ही लगातार आपका जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक क्लास आपकी लगातार चलती रहेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़िएगा और आपके फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ज्ञान जीएस बेहद विश्वसनीय बन चुका है और आप लोगों के सहयोग से लगातार क्लासेस चालू हैं, ठीक है। हर टीचर के लिए सभी क्लासें धीरे धीरे शुरू कराई जाएंगी। अभी नया चैनल है तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, उतना प्यार देंगे, उतनी बात आगे बढ़ेगी, ओके। तो मिलते हैं अब हम 8 में, क्या मिलते हैं? 8 में मिलते हैं, ठीक है। 8 वीडियो में अपनी। अभी तक हमारी 7 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं, मिलना जरूरी है क्योंकि आपका पेपर भी है।